एक बार की बात है, छोटू और उसका दोस्त गोलू खेलते खेलते गांव के पास वाले जंगल में चले गए। उस जंगल के बारे में कहा जाता था कि वहां जादू है, लेकिन दोनों दोस्त बहुत हिम्मती थे और उन्होंने जंगल में जाने का फैसला किया। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, अचानक एक चमकती हुई रोशनी दिखी। गोलू ने कहा, चलो देखते हैं वहाँ क्या है। दोनों बच्चे धीरे धीरे रोशनी की ओर बढ़े। जब वे करीब पहुंचे तो एक पुराना पेड़ दिखा जिसके तने पर एक दरवाजा था। छोटू ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक चमकता हुआ खजाना रखा था, लेकिन तभी एक मीठी आवाज आई, ये खजाना सिर्फ उन्हीं का है जो ईमानदार और दयालु है। दोनों बच्चे सोच में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि जादू से ज्यादा जरूरी है अच्छे इंसान बनना। वे खाली हाथ लेकिन सीख लेकर घर लौट आए। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी और उसका एक रमेश नाम का बेटा था। बेटा जीवन यापन के लिए घर से दूर रहता था। रमेश की एक बेटी थी जिसका नाम लक्ष्मी था। लक्ष्मी और बूढ़ी औरत दोनों एक साथ गांव में रहते थे। वे बहुत गरीब थे। उनका जीवन यापन बहुत मुश्किल से हो पाता था। गांव से दूर बहुत बड़ा मेला लगा था। एक दिन जब गांव के कुछ लोग मेले में जा रहे थे, तब लक्ष्मी भी मेले में जाने के लिए जिद करने लगी। लक्ष्मी की दादी ने सोचा कि मेरे पास हम दोनों के मेले में जाने के लिए पैसे नहीं है। मैं लक्ष्मी को गांव वालों के साथ ही मेले में भेज देती हूँ। दादी ने लक्ष्मी को कुछ पैसे और 5 लड्डू बनाकर दिए। दादी ने लक्ष्मी से कहा, 5 लड्डू में से 1 लड्डू गणेश जी को खिला देना और 4 लड्डू तू खा लेना। लक्ष्मी खुशी खुशी गांव वालों के साथ मेला देखने चली गई। वहां दिन भर वह मेले में घूमी, कुछ चीजों को देखा और थोड़े पैसे भी खर्च किए। आखिरी में वह जब गणेश जी के मंदिर में गई, सब गांव वालों ने गणेश जी के दर्शन करके प्रसाद खाया। फिर लक्ष्मी गणेश जी को प्लेट में एक लड्डू देकर बोली, गणेश जी, पहले आप लड्डू खा लीजिए, फिर मैं भी लड्डू खा लूंगी। लक्ष्मी गणेश जी को एकटक देखने लगी। कुछ समय इंतजार करने के बाद उसने फिर से गणेश जी से विनती की, गणेश जी, पहले आप लड्डू खा लीजिए, फिर मैं भी लड्डू खा लूंगी। फिर भी गणेश जी नहीं उठे। लक्ष्मी ने फिर से विनती की। ऐसा करते करते शाम के 7 बज गए। सब गांव वाले अपने घर को लौट गए, पर लक्ष्मी नहीं गई। लक्ष्मी गणेश जी के लड्डू खाने का इंतजार करती रही। ऐसा करते करते रात के 10 बज गए। मंदिर के पंडित जी ने कहा, बेटी, सब गांव वाले घर चले गए, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? लक्ष्मी ने कहा, मैं गणेश जी के लड्डू खाने का इंतजार कर रही हूँ। मेरी दादी ने कहा है गणेश जी को लड्डू खिला देना। अगर मैंने लड्डू नहीं खिलाया तो वो मुझे डांट लगाएंगी। मंदिर के पंडित जी ने कहा, बेटी, गणेश जी लड्डू अभी नहीं खाएंगे, तुम घर चली जाओ, गणेश जी बाद में लड्डू खा लेंगे। लक्ष्मी ने कहा, नहीं नहीं पंडित जी, जब तक गणेश जी लड्डू नहीं खा लेते मैं घर नहीं जाऊंगी। पंडित जी घर चले गए और लक्ष्मी को मंदिर में ही रहने दिया। लक्ष्मी गणेश जी के लड्डू खाने का इंतजार करते करते मंदिर में ही सो गई। रात के 12 बज चुके थे। 12:01 पर गणेश जी प्रकट हुए और उन्होंने लड्डू खाया। गणेश जी ने लक्ष्मी से कहा, बेटी, मैंने तुम्हारा दिया हुआ लड्डू खा लिया है, अब तुम भी खा लो। लक्ष्मी खुश हो जाती है। गणेश जी पूछते हैं, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तुम कुछ भी वरदान मांग सकती हो। लक्ष्मी ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए गणेश जी, आपने आने में काफी देर कर दी। रात के 12 बज चुके हैं, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? मेरी दादी बहुत परेशान हो रही होगी। गणेश जी फिर से पूछते हैं, बेटी, तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती हो। लक्ष्मी ने कहा, नहीं गणेश जी, आप मुझे घर पहुंचा दीजिए। मेरी दादी परेशान हो रही होगी, वो सब जगह मेरे बारे में पूछ रही होगी। गणेश जी अपने आसन से उठे। एक सोने की रथ में कुछ कपड़े और पैसे रखकर छोटी बच्ची के साथ उसकी गांव की तरफ चल पड़े। गांव पहुंचते पहुंचते रात के 3 बज गए थे। दादी का रो रो के बुरा हाल था। दादी ने जैसे ही लक्ष्मी को देखा, दादी खुश हो गई। दादी ने पूछा, बेटी, इतनी देर कहाँ हो गई? सब गांव वाले गांव वापस आ गए। लक्ष्मी ने कहा, दादी, आपने गणेश जी को लड्डू खिलाने को कहा था ना, इसी में देर हो गई। दादी ने पूछा, बेटी तू घर कैसे आई? लक्ष्मी ने कहा, मुझे गणेश जी छोड़ने आए हैं। दादी ने लक्ष्मी से कहा, बेटी, गणेश जी कैसे आ सकते हैं? दादी, गणेश जी आए हैं, आप उन्हें अंदर बुलाओ। दादी ने बाहर जाकर देखा, साक्षात गणेश जी उनके घर के बाहर खड़े थे।
गणेश जी ने उनके घर को भी सोने का बना दिया और उनको खूब सारा धन धान्य दिया। शिक्षा, ऐसी भक्ति और सच्चाई बच्चों में ही देखने को मिलती है। गोकुल गांव में नन्हे कान्हा की शरारतों के चर्चे हर किसी की जुबान पर थे। यशोदा मैया का यह नटखट लाल अपनी अदाओं और बाल लीलाओं से सबका मन मोह लेता था, लेकिन सबसे ज्यादा मशहूर थी उनकी माखन चोरी। यशोदा मैया ने मटके में ढेर सारा माखन भरकर ऊंचाई पर टांग दिया ताकि कान्हा उसे ना चुरा सके। पर नन्हा कृष्ण भला इतनी आसानी से हार मानने वाला कहाँ था। उन्होंने अपने दोस्तों का एक समूह तैयार किया। कृष्णा ने अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ कहा, चलो चलो सखा, आज माखन जरूर चखना है। कृष्ण और उनके दोस्त मिलकर मटके तक पहुंचने का एक उपाय सोचने लगे। आखिरकार उन्होंने पिरामिड बनाने का फैसला किया। सारे दोस्त एक दूसरे के कंधों पर चढ़ने लगे। सबसे ऊपर नन्हे कृष्ण को खड़ा किया गया। कान्हा ने जैसे ही मटके को छुआ, यशोदा मैया की आहट सुनाई दी। सब दोस्त भी डर के मारे इधर उधर भाग गए, लेकिन कान्हा कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने झट से मटके को फोड़ दिया और सफेद मुलायम माखन अपने दोनों हाथों में भरकर खाने लगे। ठीक उसी समय यशोदा मैया ने कमरे में प्रवेश किया। उन्होंने कृष्ण को माखन से सने हुए हाथों और चेहरे के साथ देखा। मुस्कान रोकते हुए गुस्से में पूछा, कान्हा, माखन तुमने खाया? कान्हा ने भोली सूरत बनाकर कहा, नहीं मैया, मैंने माखन नहीं खाया। ये तो ना माखन खुद ही मेरे मुंह पर लग गया। यशोदा मैया उसकी मासूमियत पर हंस पड़ी और उन्हें गले से लगा लिया। इस तरह कान्हा की माखन चोरी की बाल लीला गोकुल के हर घर में खुशियां बांटती रही और सबको सिखाती रही कि शरारतें भी प्रेम और आनंद से भरी हों तो सबका दिल जीत लेती हैं। गांव के किनारे एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी में कमला नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसके जीवन में खुशियां कब आईं और कब चली गईं उसे याद तक नहीं था। हर दिन उसके लिए संघर्ष का था। पति की मौत के बाद उसके तीनों बेटों ने उसे बेसहारा छोड़ दिया। वह बूढ़ी हो चली थी, पर दिल में एक उम्मीद थी कि शायद उसका कोई बेटा लौट आएगा। एक शाम जब वह झोपड़ी के अंदर बैठी थी, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। कमला ने थरथराते हाथों से दरवाजा खोला। सामने एक अनजान आदमी खड़ा था। उसने कहा, माँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उसकी आवाज में कुछ अजीब सा था। कमला ने उसे अंदर आने दिया, लेकिन उसके मन में शंका थी। यह आदमी कौन है? वह आदमी बोला, माँ, मैं आपका बेटा हूँ, बहुत सालों बाद लौटा हूँ। कमला के दिल में खुशी और डर एक साथ उमड़ पड़े। उसने उसे ध्यान से देखा। शक्ल तो जानी पहचानी लग रही थी, पर कुछ बदल चुका था। उसने कांपती आवाज में पूछा, तू मेरा बेटा है? आदमी ने आंखों में आंसू लाकर कहा, हाँ माँ, मैं ही हूँ। लेकिन कमला का दिल कुछ और कह रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था। क्या यह सचमुच उसका बेटा है? वह आदमी घर में रहने लगा। धीरे धीरे कमला को उसके हाव भाव पर शक होने लगा। एक रात जब वह गहरी नींद में थी, उसने किसी की धीमी आवाज सुनी। वह जागी और देखा कि वह आदमी चोरी छिपे कुछ ढूंढ रहा था। उसकी आंखें डर से फैल गईं। क्या वह उसका बेटा नहीं है? कमला ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तू कौन है? वह आदमी चौंक गया और उसकी असलियत सामने आ गई। वह कोई और नहीं बल्कि एक ठग था जो बूढ़ी औरत की जमीन और सामान हड़पने आया था। कमला ने तुरंत गांव वालों को बुलाया। ठग पकड़ा गया और पुलिस को सौंपा गया। कमला को अपनी समझदारी पर गर्व हुआ, लेकिन दिल में एक खालीपन था। उसके बेटे नहीं लौटे, पर वह जान चुकी थी कि असली उम्मीद खुद में ही होती है। शिक्षा। दुनिया चाहे जितनी कठोर हो, लेकिन अंत में हिम्मत और समझदारी ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था, जिसमें रमन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। रमन का सपना था कि वह बड़ा होकर कुछ बन सके, लेकिन हालात उसकी पढ़ाई के रास्ते में हमेशा रुकावट बन जाते थे। एक दिन जब रमन खेतों में काम कर रहा था, उसे एक अजनबी बूढ़ा मिला। बूढ़े ने रमन से पूछा, तुम्हारे सपने क्या हैं बेटे? रमन ने संकोच से जवाब दिया, मेरा सपना पढ़ाई करके बड़ा आदमी बनने का है, पर मेरे पास स्कूल जाने के पैसे नहीं है। बूढ़ा मुस्कुराया और कहा, तुम्हें शिक्षा की असली ताकत का अंदाजा नहीं है। जब भी तुम्हारे मन में कोई सवाल आए, तुम मुझे इस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे आकर मिलना। मैं तुम्हें हर सवाल का जवाब दूंगा।
रमन हर शाम बूढ़े से मिलने लगा। बूढ़ा उसे हर बार नई नई कहानियों और पहेलियों के जरिए ज्ञान देता। धीरे धीरे रमन की सोचने समझने की शक्ति बढ़ने लगी। उसे लगने लगा कि शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, बल्कि चारों ओर बिखरी हुई है। लेकिन एक सवाल हमेशा उसके मन में गूंजता रहा, यह बूढ़ा कौन है? एक दिन रमन ने बूढ़े से पूछा, आप कौन हैं और क्यों मेरी मदद कर रहे हैं? बूढ़ा हंसते हुए बोला, मैं वह हूँ जो हर जिज्ञासु आत्मा की मदद करता है। शिक्षा ही मेरा असली रूप है। रमन को यह सुनकर झटका लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि शिक्षा खुद एक रूप लेकर उसकी मदद कर रही है। लेकिन बूढ़ा कुछ और कहने से पहले ही गायब हो गया। रमन की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया। अगले दिन गांव में खबर फैली कि शहर से एक नामी शिक्षाविद गांव आ रहे हैं, जो गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने के लिए स्कूल खोलेंगे। रमन को यकीन हो गया कि यह बूढ़े की ही देन है। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। वह जान चुका था कि शिक्षा की असली ताकत उसे दुनिया की हर चुनौती से लड़ने का साहस दे सकती है। उसने ठान लिया कि अब वह न केवल खुद पढ़ेगा, बल्कि गांव के दूसरे बच्चों को भी पढ़ाएगा। शिक्षा का महत्व यही है, ये रास्ते की हर रुकावट को पार कर सपनों को साकार करने की शक्ति देती है। कि भागदौड़ भरी जिंदगी से तंग आकर राघव ने सोचा कि कुछ दिन गांव में बिताए जाएं। उसकी दादी का पुराना घर, जो अब वीरान पड़ा था, उसे हमेशा रहस्यमयी लगता था। एक दिन उसने तय किया कि वह वहीं जाएगा, कुछ दिनों की छुट्टी मनाने। रास्ते में उसकी गाड़ी के टायर पंचर हो गए और उसे रात गांव पहुंचने में देर हो गई। गांव में पहुंचते पहुंचते रात के 10 बज चुके थे। चारों तरफ घना अंधेरा और घर की हालत देखकर राघव के रोंगटे खड़े हो गए। जैसे ही वह अंदर गया, उसे अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। उसे लगा शायद हवा की आवाज होगी, लेकिन दिल में अजीब सा डर पैदा होने लगा। कमरे में दाखिल होकर उसने लाइट जलाने की कोशिश की, लेकिन बिजली नहीं थी। उसने अपने फोन की टॉर्च चालू की और चारों ओर नजर डाली। सब कुछ धूल से ढका हुआ था। तभी अचानक उसे सीढ़ियों के ऊपर से हल्की सी खटखटाहट सुनाई दी। राघव ने सोचा कि यह उसका वहम होगा, लेकिन जब वह सीढ़ियों की ओर बढ़ा तो आवाज तेज होने लगी। सीढ़ियों पर कदम रखते ही उसे लगा कि किसी की छाया तेजी से दूसरी ओर भागी है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने टॉर्च की रोशनी से छत की ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह खुद को समझाते हुए बोला, यह सब मेरे दिमाग का खेल है। राघव ने सोने का फैसला किया, लेकिन नींद उससे कोसों दूर थी। कमरे में हल्की खिड़की के पास की दरार से चांद की रोशनी छन रही थी। तभी दरवाजे के पास किसी के चलने की आवाज आई। राघव तेजी से उठा और दरवाजे की ओर भागा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसे घर के बाहर से किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। उसने खिड़की से झांककर देखा, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया। वह दौड़कर बाहर गया, लेकिन चारों ओर सन्नाटा था। उसी क्षण एक बूढ़ी औरत की धीमी आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। यह घर तेरा नहीं है, तू यहाँ क्यों आया है? राघव पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। वह घबराकर वापस घर के अंदर भागता है और दरवाजा बंद कर देता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब असली था या उसके दिमाग की उपज। तभी उसे फिर से सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज आई। इस बार आवाज और तेज हो चुकी थी। राघव ने हिम्मत करके सीढ़ियों की ओर देखा। एक साया धीरे धीरे उसके पास आ रहा था। वह ठिठक कर खड़ा हो गया। उसकी आंखें साए पर टिकी रहीं। साया धीरे धीरे उसके और करीब आने लगा। राघव की सांसें रुक सी गईं, और जैसे ही साया उसके सामने आया, उसने अचानक एक चेहरा देखा। यह चेहरा उसकी दादी का था, लेकिन वो वैसी नहीं दिख रही थी जैसी वो बचपन में थी। उनके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। राघव चीख पड़ा, लेकिन उसकी आवाज कमरे में ही दब गई। साया हंसते हुए बोली, तू यहाँ से कभी वापस नहीं जा पाएगा। तभी राघव की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसे कुछ भी याद नहीं रहा। सुबह गांव वाले राघव के घर पहुंचे तो देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ था, पर राघव का कोई पता नहीं था। लोग कहते हैं कि वो उस रात अंधेरे में कहीं गुम हो गया और आज तक उसे किसी ने नहीं देखा। रात का अंधेरा गहराने लगा था। राजू, जो पेशे से ट्रक ड्राइवर था, एक सुनसान हाईवे पर अकेला चला जा रहा था। चारों ओर सन्नाटा था और सिर्फ उसके ट्रक की हेडलाइट्स सड़क पर एक पतली रोशनी डाल रही थीं। सफर लंबा था, लेकिन उसकी मंजिल अब भी काफी दूर थी।
घड़ी ने रात के 12 बजे का वक्त दिखाया। तभी अचानक सड़क के किनारे उसे एक सफेद साड़ी पहने महिला दिखाई दी। उसने ट्रक धीमा किया और सोचा, इतनी रात में यह महिला यहाँ क्या कर रही है? महिला ने हाथ उठाकर उसे रुकने का इशारा किया। राजू ने हिचकिचाते हुए ट्रक रोक दिया। कहाँ जाना है मैडम? राजू ने खिड़की से झांकते हुए पूछा। महिला ने धीमी और ठंडी आवाज में कहा, आगे वाले मोड़ तक छोड़ दोगे क्या? राजू ने उसे बैठा लिया, लेकिन जैसे ही उसने गाड़ी फिर से चलानी शुरू की, उसे अजीब सा एहसास होने लगा। ट्रक के अंदर एक अजीब सी ठंडक फैल गई थी, जैसे किसी ने बर्फ की चादर ओढ़ा दी हो। वह महिला बिल्कुल चुपचाप सीट पर बैठी थी और उसकी परछाई ट्रक की शीशों में नहीं दिख रही थी। राजू का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह मन ही मन सोचने लगा, यह औरत कौन है? कहीं ये वही चुड़ैल तो नहीं जिसके बारे में ड्राइवरों ने बताया था? अचानक ट्रक के बाहर सड़क पर धुंध फैलने लगी। रफ्तार धीमी करनी पड़ी। फिर अगले ही पल राजू ने देखा, सड़क के बीचों बीच वही महिला खड़ी है। वह चौंक गया। ये तो पीछे ट्रक में थी, फिर यहाँ कैसे आ गई? उसने झटके से ब्रेक लगाया और ट्रक रुकते ही ट्रक के अंदर की सीट पर देखा। महिला गायब थी। राजू के माथे पर पसीना छलक आया। वह डर के मारे तेजी से ट्रक चलाने लगा। तभी ट्रक के अंदर पीछे से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। तेज भयानक हंसी। उसने शीशे में देखा, वही महिला पीछे बैठी हंस रही थी। डर के मारे राजू ने गाड़ी से छलांग लगा दी। वह हाईवे पर भागने लगा, जबकि उसका ट्रक धुंध में गुम होता चला गया। सुबह गांव वालों को वह बेहोश हालत में सड़क किनारे मिला। जब उसने पूरी कहानी सुनाई तो एक बुजुर्ग ने कहा, वह सड़क पर मर चुकी आत्मा है जो हर राहगीर को अपने आखिरी सफर पर ले जाती है। ऐसी मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।